जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास अष्टम का विषय है भूगोल, पुस्तक है संसाधन और विकास, अध्याय है दूसरा। पाठ का नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक संसाधन और वन्य जीवन संसाधन, जिसमें से हमने भूमि वाला भाग पढ़ लिया, मृदा वाला भी हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे जल। क्या? जल कहते हैं जल ही जीवन है, जीवन का एक महत्वपूर्ण संसाधन है जल। जल के बिना जीवन की कोई संभावनाएं नहीं है, न ही कोई उसकी कल्पना कर सकते हैं। जल ही एक बहुत ही अधिक जीवन के लिए संसाधन है, जिसके बगैर हम कुछ घंटों तक तो रह सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों तक उसके बगैर नहीं रह सकते हैं। जल एक नवीनीकरण या प्राकृतिक संसाधन है। सबसे पहले तो जल नवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। जल एक नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। आपको पता है 71% भाग पर जल संसाधन है और जल ही जीवन का आधार है। इसलिए भूपृष्ठ 3/4 भाग भूपृष्ठ का जल से ढका हुआ है। क्या है? ढका हुआ है, जल से ढका हुआ है, इसलिए इसे जलीय ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? जलीय ग्रह कहते हैं या जल ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जल ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जल ग्रह भी कहते हैं। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन और आदि महासागरों से ही प्रारंभ हुआ। और जीवन भी कहां से प्रारंभ हुआ? जीवन भी जल से। जीवन भी जल से प्रारंभ हुआ। कहां से? जल से प्रारंभ हुआ। जीवन जल से ही प्रारंभ हुआ और विविध प्रकार के पौधे और जंतुओं को मदद करता है। महासागर का जल लवणीय है और मानवीय उपयोग के लिए। अब महासागरों में सर्वाधिक जल कहाँ है? सर्वाधिक मात्रा में जल है वो है महासागरों में। कहाँ है? महासागरों में। और महासागरों का जल है लवणीय। और लवणीय जल पीने युक्त नहीं होता है। क्या नहीं है? लवणीय जल है जो पीने युक्त नहीं होता है। क्या है? पीने युक्त नहीं होता है। क्या है? नहीं, इसमें तरह तरह के लवण और तरह तरह के हैं जो पदार्थ मिले होते हैं, इसलिए वो पीने के काम नहीं आता। अलवण जल केवल 2.7 और पृथ्वी पर अलवणीय जल 2.7% ही है। कितना है? 2.7% है। इसका भी लगभग 70% भाग बर्फ की चादर और हिम, और इसका 2.7 का भी 70% भाग बर्फ या हिमानियों में है। ये जो हमारे पीने के काम आता है, बाद में पिघलने पर पीने के काम आता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच से बाहर है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और उनमें से भी सिर्फ 2.1% जल उपलब्ध है। क्या है? उपलब्ध है। 1% जल ही उपलब्ध है, बाकी सब अलवणीय जल हैं और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त हैं। यह भौम जल नदियों और झीलों के पृष्ठीय भाग के रूप में वायुमंडल में जल वाष्प में मिलता है। और ये कहाँ मिलता है? भूमि पर, भूमि के पृष्ठ पर, भूमि के अंदर और दूसरा है जल वाष्प में। जल वाष्प में मिलता है। जल वाष्प में मिलता है।
इस तरह से ये जल वाष्प के रूप में भी जल हमें मिलता है। इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ गिना है और ये अलवणीय जल ही सबसे मूल्यवान क्या है, मूल्यवान पदार्थ है। क्या है, पदार्थ है, क्योंकि इसके प्रतिशत तो 1% है, उपलब्धता 1% है और आवश्यकता लगभग हर समय और हर प्राणी को है। क्या है, हर प्राणी को इसकी आवश्यकता है, इसके बगैर कोई नहीं रह सकता है। पृथ्वी पर जल न तो बढ़ाया जा सकता है और न ही घटाया जा सकता है। इस जल का एक और नियम है, इसको न तो बढ़ाया जा सकता है न ही घटाया जा सकता है। इसलिए जल का सबसे ज्यादा महत्व है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है, इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और भाग की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों के चक्रण द्वारा नियंत्रित है। और ये जल है जो गतिशील है। क्या है, गतिशील है। क्या है, गतिशील है और ये चक्रीय है। कैसा है, चक्रीय है। ये महासागरों से कहाँ आता है, भूमि पर। महासागरों से कहाँ आता है, महासागरों से ये वायु में, महासागरों से ये वायु में आता है, वायु से ये भूमि पर आता है और भूमि से वापस ये महासागरों में जाता है। और इस प्रक्रिया को कहते हैं वहा। क्या, वहा की प्रक्रिया। क्या, वहा की प्रक्रिया कही जाती है। महासागरों से जल वायु में आता है, वायु से भूमि पर और भूमि से वापस महासागरों में चला जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, इसे जल चक्र कहते हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है, वरन उत्पादन प्रक्रिया में। अब हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकता में मनुष्य पीने के लिए और धोने के लिए साथ ही साथ हैं जो उद्योगों में भी इसका उपयोग होता है। जल कृषि, उद्योग और बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी उपयोग आता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के कारण मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन, नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ती नकदीकरण और बेहतर जीवन स्तर है। अब जल की ये जो प्रक्रिया है, इस जलीय प्रक्रिया के बाद इसकी जो उपलब्धता है वो कम होती जा रही है। क्या है, जल का जो अलवणीय जल है, ये अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी, अलवणीय जल की आपूर्ति, अलवणीय जल की आपूर्ति वो आपकी कई चीजों पर है। कमी आपूर्ति के कारण, इस कमी के कारण कई चीजें हैं। उसका पहला कारण है वो है आपका बढ़ती जनसंख्या। क्या, बढ़ती जनसंख्या। क्या, बढ़ती जनसंख्या। दूसरा जो कारण है वो है भोजन और नकदी फसलें। क्या है, भोजन और नकदी फसलें, भोजन और नकदी फसलें। तीसरा जो कारण है वो है नगरीकरण। क्या है, नगरीकरण, नगरीकरण। तीसरी जो है वो है नगरीकरण। ये है जो इस जल की आपूर्ति के कमी के कारण है। अब जल की उपलब्धता, जल की उपलब्धता, जल कहाँ मिलता है, तो जल की उपलब्धता भी अलग अलग भौगोलिक स्थितियों के कारण अलग अलग है। जल की उपलब्धता, जल की उपलब्धता। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीकी और पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य
पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भूभाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अजलीय लवण की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहा है। अब जल की जो कमी वाले क्षेत्र हैं, कमी के क्षेत्र हैं, वो हैं सबसे पहले तो अफ्रीका। कौन सा? अफ्रीका। फिर है दक्षिण और पश्चिम एशिया। दक्षिण पश्चिम एशिया में भी जल की कमी है। फिर है पश्चिमी यूएसए। कौन सा? पश्चिमी यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके साथ है जो आपका ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया, ये है जो आपके जल की कमी वाले क्षेत्र हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहां अक्सर सूखा पड़ता है। इसमें जलाभाव की अधिक समस्या रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप। और दूसरा कमी कारण है वार्षिक वर्षण। क्या है? वार्षिक वर्षण। अब वार्षिक वर्षण कहीं अधिक है, यानी वर्षा का औसत, या कहीं पर कम है, उसके आधार पर भी इसकी उपलब्धता सुनिश्चित होती है। अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी है। और तीसरा इसका कारण है अति उपयोग। क्या है? अति उपयोग और जल संदूषण। जल संदूषण यानी प्रदूषण। ये है जो इसकी उपलब्धता को निश्चित करते हैं। क्या करते हैं? इनकी उपलब्धता को निश्चित करते हैं। अब जल संसाधनों का संरक्षण कैसे होगा? क्या होगा? जल संसाधनों का संरक्षण कैसे होगा? जल संसाधनों का संरक्षण। जल संसाधनों का संरक्षण कैसे होगा? आज विश्व में शुद्ध और पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचने की एक बड़ी समस्या बन गई है। इसे क्षीण होते हुए संरक्षण करना जरूरी है। और यद्यपि जल एक नवीनीकरण संसाधन है जो बार बार नवीनीकरण होता है, तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसके उपयोग को अनुकूल नहीं रखते हैं। ये प्रतिकूल हो जाते हैं। असंशोधित और आंशिक रूप से शोधित वायुमल, कृषि रसायन। अब इनके प्रदूषण होने के कारण कौन कौन से बता रहे हैं? कौन से हैं? प्रदूषित होने के कारण। प्रदूषित होने के कारण। प्रदूषित होने के कई कारण हैं, जैसे अशोधित जल। दूसरा जो कारण है वो इसका है आपका शोधित वायुमल। तीसरा कारण जो इसका है प्रदूषण का, वो है रसायनों का विसर्जन। जल में रसायनों का विसर्जन। क्या है? रसायनों का है जो विसर्जन। चौथा जो कारण है वो चौथा कारण आपका है इसका औद्योगिक बहिस्त्राव। यानी उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट, ये जो जल को है जो प्रदूषित करते हैं। और इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा शरीर में पहुंच जाते हैं और प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्त्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करना जरूरी है। अब वन और वन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को कम करते हैं, भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करना वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्रों में स्प्रिंकलों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। वाष्पीकरण की दर अधिक वाले प्रदेशों में सिंचाई और ड्रिप की अथवा टपकन विधि द्वारा उपयोग सिंचाई की विधियों को अपनाकर बहुमूल्य है। यानी आधुनिक सिंचाई विधियों द्वारा संरक्षण के लिए
आधुनिक सिंचाई विधि अपनाना कर। दूसरा है आपका वो है वनों को लगाकर इन चीजों को अपनाना कर और परंपरागत जल स्रोतों को अपना कर या संरक्षण करके ये जल को शोधित करने वाली चीजें हैं। धन्यवाद। कल हम इसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे।